नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। मैं नवल जांगीड़ आपका एनके सर बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट 2026 से 2026 का प्रयोगशाला सहायक का जीव विज्ञान वाला पोर्शन। जीव विज्ञान में मैं पार्ट 4 डाल चुका हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे कवक की, फंजाई के बारे में हम पढ़ेंगे। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में पढ़ा चुका हूं पार्ट 4 तक। तो कवक भी अच्छा एक वेटेज रखता है, यहां से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कवक जगत, फंजाई जगत जिसको बोलते हैं फंजाई। नॉर्मली फंजाई आप लोगों ने देखी होगी, हमारे घरों में जब पानी वगैरह आता है तो सिलन आ जाती है। सिलन भी एक तरह की क्या है? फंगस है, फफूंद है। अचार पर रखने वाली फफूंद, उसे फंजाई बोलते हैं। ब्रेड एंड सड़े हुए खाने पर जो फफूंद लग जाती है, सड़े हुए फ्रूट्स पर जो फफूंद लग जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फंगस। और हमारे बालों में ये रूसी भी फंगस का एक टाइप्स है। हमारी बॉडी में होने वाले रिंगवर्म्स, दांत खाज, खुजली भी एक फंगस है। तो ये फंगस है। सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर देखा जाए तो फंगस, और सोइल में सबसे ज्यादा मिलता है। पादपों की जड़ों में जो व्हाइट कलर का पाउडर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, वो भी फंगस होती है। जड़ों में ज्यादा होता है पादपों में, आप देखोगे नींबू की जड़ों में। ठीक है, देखो पढ़ते हैं इसे कहां उगता है ये। स्पेशली देखिए, कवक उस मिट्टी में अधिक पाई जाती है जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, लेकिन ये कभी कभी नमी की स्थिति चमड़े पे जैसे बारिश हो जाती है, जब लकड़ी के टुकड़ों, अचार पर तथा ब्रेड आदि पर भी उग जाती हैं। लेकिन कुछ कवक पादपों, जंतुओं व मनुष्य परजीवी के रूप में भी रहती हैं। यह गर्म तथा आर्द्र स्थानों पर सामान्यतः उगते हैं। अभी बता दिया मैंने आप लोगों को हमारी बॉडी में फंगस क्या है? दांत खाज, खुजली और रुसी। ये देखिए कवक की संरचना। कवक अपना पूरा एक जाल बनाती है जिसे हम कवक जाल बोलते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? हाइपा बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? हाइपा। बेटा ये सेप्टेड भी होते हैं और सेप्टेड नहीं भी हो सकते हैं। यदि ये सेप्टेड होते हैं तो हर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। क्या ये मल्टीसेलुलर यूकेरियोट होते हैं? क्या? फंगस। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय तंतुबद्ध होते हैं और ईस्ट अपवाद स्वरूप, ये याद रखना है, ईस्ट एक कोशिकीय क्या है? कवक है। कवक तंतु जिसे हम बोलते हैं कवक जाल, हाइफा कहलाता है। कवक हाइफा एक जटिल जाल कवक जाल कहलाता है। कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, काइटिन की बनी होती है और सेलुलोज की भी बनी होती है। ओमाइसिटीज की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ये फाइकोमाइसिटीज की क्लास है, इंपॉर्टेंट है। फाइकोमाइसिटीज हम पढ़ेंगे सर, क्लासिफिकेशन उसकी क्लास है ओमाइसिटीज है। तो ओमाइसिटीज में स्पेशली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और नॉर्मल किसकी बनी है? काइटिन की बनी हुई है कोशिका भित्ति। न्यूट्रिशन, फंजाई पूर्ण रूप से विषमपोषी है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, ये दूसरों पर निर्भर है भोजन के लिए। ये मृतोपजीवी है, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन लेती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी है। और कवक संग्रहित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन या फैट। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तीनों तरह का होगा। कायिक जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन होगा। कायिक जनन विखंडन द्वारा, मतलब इसका कवक जाल ऐसे टूट जाए, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, ये कहीं से भी फ्रेगमेंट हो जाए, नया नया माइसिलियम बनाता है। देखो कवक जाल किसी भी कारण से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यह प्रत्येक टुकड़ा एक नए कवक तंतु या पूर्ण कवक तंतु के रूप में कार्य करने लगता है। दूसरा, कलिका निर्माण द्वारा, बडिंग द्वारा। ये पूरी एक सेल है, पेरेंट सेल, इसमें ये बड़ बनने लगी। अब इसका जो न्यूक्लियस था वो भी दोनों में चला गया, इसमें भी गया, उसमें भी गया, तो दोनों के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है और ये बड़ बन जाती हैं। बडिंग इन ईस्ट सेगरोमाइसीज। ईस्ट बेटा एक पूरा जेनेरा है जिसके अंदर 18 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आती है, अलग अलग स्पीसीज आती हैं। द्विविखंडन भी किसमें होता है? ईस्ट में। सेगरोमाइसीज ईस्ट। साइजोसेगरोमाइसीज क्या है बेटा? साइजोसेगरोमाइसीज एंड सेगरोमाइसीज। अलैंगिक जनन की बात करते हैं, ये बीजाणुओं द्वारा होता है, अलग अलग बीजाणु बनते हैं, तो अलग अलग क्लास में अलग अलग बीजाणु बनते हैं। बीजाणुओं के द्वारा होता है, इन बीजाणुओं का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखो
स्पोरेंजिया स्पोर, इनका निर्माण बीजाणुधानी में होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, यदि इनके पास में फ्लैजिला होते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम जूस्पोर, और यदि फ्लैजिला नहीं होते तो इसे बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। देखो, जब स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोरेंजिया स्पोर्स फ्लैजिला युक्त होते हैं तो गतिशील होंगे, इसे बोलते हैं जूस्पोर, और जब इनके पास में फ्लैजिला विहीन अगतिशील होते हैं तो इसे बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। तो ये दो टाइप के स्पोर बनाते हैं, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। अब कॉनिडिया के थ्रू, ये भी एक क्या है, अलैंगिक जनन का टाइप है, एक तो स्पोर और दूसरा कॉनिडिया। कॉनिडिया का निर्माण एक्सोजिनस होता है, ये माइसीलियम है, इससे कॉनिडियोफोर निकलता है। कैसे बेटा, ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, माइसीलियम से कॉनिडियोफोर निकलता है और इस तरह गोल गोल की संरचनाएं निकलती है जिन्हें बोलते हैं कॉनिडिया। क्या बोलते हैं, कॉनिडिया। और ये कॉनिडिया हवा में आ जाती है, वापस से जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाती है। ये स्पेशली तलाविसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये अशाखित हो सकते हैं, एल्ब्यूगो एस्परजिलस शाखित हो सकते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में भी कॉनिडिया बनते हैं, एल्ब्यूगो और एस्परजिलस में जो कॉनिडिया बनते हैं वो किसे होते हैं, अशाखित, उनमें ब्रांच नहीं होती। तो कॉनिडिया याद रखना किसका टाइप है, अलैंगिक जनन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी, दोनों सेल आपस में मिलती हैं, ये दोनों सेल मिलती हैं। प्लाज्मोगेमी ओनली कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य मिलता है, न्यूक्लियस नहीं मिलता। डाइकैरियन, ये दोनों मिल जाए तो डाइकैरियन स्टेज होती है। क्या होती है, डाइकैरियन। ये कैरियोगेमी, ये क्या है, कैरियोगेमी। अब 2n हो गया, 2n से अब क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से 4 हैप्लॉइड क्या बनेंगे, ऑर्गेनिज्म बनेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो यहां देखो, प्लाज्मोगेमी लैंगिक जनन की पहली अवस्था है जिसमें जनन कोशिकाएं आपस में संयुक्त होती हैं, लेकिन इनके केंद्रक आपस में संयुक्त नहीं होते। ठीक है, डाइकैरियन स्टेज आ जाती है, एन और एन दो केंद्रक हो जाते हैं। कैरियोगेमी, इस अवस्था में दोनों केंद्रक संयुक्त हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो ये जाइगोट बन गया। कैरियोगेमी ये रही, प्लाज्मोगेमी ये रही। अब क्या होता है, मियोसिस। इस तीसरी अवस्था में द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इससे आपस में अगुणित केंद्रकों या अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये अगुणित क्या है, कोशिकाएं, और ये वापस से क्या बनाती है, नया माइसीलियम बना लेते हैं। कवकों का वर्गीकरण देखो, किस आधार पर, आकार की, बीजाणु निर्माण की विधि तथा फलनकायों के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 4 क्लासेस होती हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। लोअर क्लास है फाइकोमाइसिटिस देखा जाए तो, और फिर हायर एस्को एंड बेसिडियो। ड्यूटेरो के बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। तो फाइकोमाइसिटिस के अंदर फिर अगेन 2 क्लासेस आती हैं, ओमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस के बारे में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस समूह में सम्मिलित सभी कवकों को निम्न कवक, बोला है ना, लोअर कवक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लोअर कवक बोलते हैं। इस वर्ग के सदस्य जलीय आवासों में सड़ी गली लकड़ी, नम स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी या अविकल्पी मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। वैसे तो होते ही ये परजीवी हैं और मृतोपजीवी के रूप में भी रहते हैं। कवक जाल, इस समूह में सम्मिलित सभी कवकों का कवक जाल सकोशिक पट्टविहीन होता है, मतलब ये ऐसा, ये केंद्रक, बहुत सारे न्यूक्लियस, इनके बीच में सेप्टा नहीं होते हैं, इन्हें बोलते हैं सकोशिकीय। फाइकोमाइसिटिस को फिर से ओमाइसिटिस व जाइगोमाइसिटिस में वर्गीकृत किया गया है। ओमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस किसके आधार पर, इनमें लैंगिक जनन डिफरेंट होता है उसके आधार पर। ओमाइसिटिस के एग्जाम्पल याद रखना, अलैंगिक जनन भी होता है, स्पोरेंजियोस्पोर मतलब जूस्पोर के द्वारा, एंड कॉनिडिया के निर्माण द्वारा। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा। 2 गैमेटेंजिया एक दूसरे के पास में आते हैं और जाइगोट बनता है। उदाहरण क्या है, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस। इस कारण, ये क्वेश्चन आ गया, इसके कारण लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यह रोग फेमिन ऑफ आयरलैंड 1845 में जाना जाता है। फाइटोप्थेरा के कारण लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी रोग, और यह इसे क्या बोलते हैं, आयरलैंड का अकाल, फेमिन ऑफ आयरलैंड 1845। आगे एक और आएगा अकाल, बताएंगे, याद रखना। ये तो स्पेशली याद रखना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके थ्रू हो रहा है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण।
और ये फाइकोमाइसिटीज फंजाई है। दूसरी फाइटियम स्पीसीज, इसके कारण तंबाकू व सब्जी वाली फलों में डंपिंग ऑफ रोग हो जाता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला, इसके कारण बाजरा का ग्रीन ईयर डिजीज रोग हो जाता है बाजरा में। एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये याद रखना एनसीईआरटी का है, एल्ब्यूगो कैंडिडा एंड क्रिप्टोपस कैंडस, इसके कारण क्रूसीफेरी स्पेशली सरसों में व्हाइट रस्ट डिजीज हो जाती है। एल्ब्यूगो कैंडस क्या होती है? व्हाइट रस्ट डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट दूसरी क्लास हमारे पास में है एस्कोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में हमने आप लोगों के यहां पर बस ओनली ओमाइसिटीज के बारे में बताया, जाइगोमाइसिटीज के एग्जांपल नहीं है। आप तो एल्ब्यूगो कैंडिडा याद रखना। म्यूकर एंड राइजोपस भी इसमें आते हैं, किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्लास है थैली जैसी फंजाई वाली, जिसको हम बोलते हैं क्या? सेक फंजाई या एस्कोमाइसिटीज। इसका कवक जाल कैसा होता है बेटा? पट्ट युक्त। देखो इसमें ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और इसके बीच में ये पट्ट होते हैं, ये सेप्टा होते हैं। क्या होते हैं? सेप्टा होते हैं। देखो पट्ट व शाखित, इसके द्वारा मृतोपोषी अपघटक परजीवी या समल रागी क्रोपोफिलस गोबर पे उगने वाले होते हैं। इसके सदस्य किसके? एस्कोमाइसिटीज के सदस्य। एस्कोमाइसिटीज के कवक जाल में पट्ट पाए जाते हैं और पट्टों में छिद्र उपस्थित होते हैं और ये छिद्र एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कोशिका द्रव्य को क्या करते हैं? गुजरने देते हैं। कैसे होते हैं? देखो ये रहा, इसमें छिद्र बनाते हैं, ये रहे, ये छेद होते हैं। तो यहां पर ये छिद्र है इनके बीच में, ये रहे छिद्र, ये रहे। इसके थ्रू इसका क्या होगा? कोशिका द्रव्य चला जाएगा, इसका इधर चल जाएगा। इन छिद्रों के थ्रू क्या होता है? कोशिका द्रव्य चला जाता है। कवक जाल में क्या होते हैं? छेद होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य चला जाता है। कवक जाल एक केंद्र की या द्विकेंद्र की भी हो सकते हैं। मतलब डाइकैरियोटिक कब होते हैं? जब इनके कोशिकाओं के केंद्रक मिल जाते हैं लैंगिक जनन के दौरान, तब होते हैं डाइकैरियोटिक। अभी पढ़ाएंगे। अलैंगिक जनन देखो कैसे होता है। अलैंगिक जनन किसके थ्रू होता है? कोनिडिया के थ्रू होता है। हम पढ़ लिया था कोनिडिया क्या होता है। एस्परजिलस इसी का एग्जाम्पल है। और एस्परजिलस जो है फंजाई, उससे सिट्रिक एसिड ऑब्सेंट होता है, ऑब्टेन किया जाता है सिट्रिक एसिड। लैंगिक जनन भी होता है, कायिक जनन सोमेटोगेमी द्वारा होता है और लैंगिक जनन के दौरान एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बने हैं, ooमाइसिटीज में ooस्पोर बनते हैं, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनते हैं। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कौन कौन से स्पोर बनते हैं, इनके नाम दिए गए हैं। एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक जनन 3 अवस्थाओं में होता है, वही प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। देखो इधर आगे, ये देखो मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, एक तो है मेल और एक है फीमेल कवक जाल। इन दोनों की ये दोनों सेल एक दूसरे के पास में आती हैं तो प्लाज्मोगेमी होती है। ये 2 न्यूक्लियस हो गए, दोनों न्यूक्लियस हो गए। अब यहां से एक स्ट्रक्चर निकलती है, इसको बोलते हैं एस्कोजीनस हाइफा। ये न्यूक्लियस अभी मिले नहीं है, मतलब प्लाज्मोगेमी हुई है, कैरियोगेमी नहीं हुई है। ये दोनों न्यूक्लियस हाइफा में एस्कस के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी से अब ये न्यूक्लियस कैसा हो गया? डिप्लॉइड हो गया, 2n हो गया। इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है इसमें? मियोसिस। देखो इधर मियोसिस बताया आप लोगों को, दिख रहा होगा। ये मियोसिस से 4, 1 2 3 4, ये 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। और ये किसमें बनते हैं? ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एस्कस। क्या बोलते हैं? एस्कस। अब इसके चारों तरफ बेटा इसका कवक जाल बन जाता है। कवक जाल कैसे बनता है? माइसीलियम। देखो इधर इस तरह से माइसीलियम बन जाएगा इसका, ये इस तरह से चारों तरफ माइसीलियम बन जाएगा, जिसे हम एस्को कार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्को कार्प। देखो इधर ये रहा, ये रहा इसका कवक जाल एस्कोकार्प। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी जिसको बोलते हैं वो फट जाएगा और स्पोर हवा में आ जाएंगे। ये इसको एस्कोस्पोर बाहर आ जाएंगे और एस्कोस्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे, वापस से क्या बना देंगे? वापस से न्यू फंजाई बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? नया फंजाई का प्लांट बना देंगे, नया माइसीलियम बना देंगे। देखो इधर
ये जर्मिनेट होंगे स्पोर और वापस से नया माइसिलियम बना देंगे, अंकुरण के ध्रुव। कौन? स्पोर्स। नोट एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। एक एस्कस में न्यूनतम 4 एस्कोस्पोर बनते हैं, परंतु सामान्यतः एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर के निर्माण के पश्चात कवक जाल एस्कस के चारों ओर वृद्धि करता है तथा एक आवरण बनाता है जिसे फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है, एस्कोकार्प व एस्कस स्फुटन से एस्कोस्पोर मुक्त हो जाते हैं, मतलब बीजाणु बाहर निकल जाते हैं तथा प्रत्येक एस्कोस्पोर एक नया कवक जाल बनाता है। यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ? एस्कोमाइसिटीज। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पल से। इसके अंदर है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई थी पेनिसिलियम नोटेटम से। देखो, पेनिसिलियम नोटेटम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की। पेनिसिलिन सर्वप्रथम खोजी गई प्रथम क्या थी? एंटीबायोटिक। परंतु आजकल अधिक मात्रा में पेनिसिलिन किससे? क्राइसोजीनम से प्राप्त की जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ब्रिटिश सेना में डॉक्टर तथा स्टेफाइलोकोकस जीवाणु पर कार्य करते हुए उसने स्वतः ही इसे खोजा था। मैंने ये 12 देख सकते हो, इस पर काम नहीं कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर। अब वो लैब में छोड़ के चले गए थे। 2-4 दिन बाद उन्होंने सोचा कि बैक्टीरिया तो ग्रो हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया, क्योंकि वो पेट्री डिश पर क्या आ गए थे? फंगस लग गई। और वो फंगस कौन सी थी? पेनिसिलियम नोटेटम। उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। इस तरह से क्या निकल कर आया? एंटीबायोटिक, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस निकल कर आया जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। तो वहीं से आया एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये ऐसी होती है, ये कोनिडियोफोर होता है और ये छोटी छोटी क्या होती है? कोनिडिया होती है। ये है एस्परजिलस, जिससे सिट्रिक एसिड ऑब्सेंट होता है। देखो, एस्परजिलस इसे ब्लैक ब्राउन मोल्ड या ब्लैकी स्मोकी मोल्ड भी कहते हैं। एस्परजिलस नाइगर, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या है? एस्परजिलस नाइगर प्रयोगशाला के खरपतवार के रूप में जाना जाता है। सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन की लाइन है, सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है, मतलब खरपतवार क्या ही अपने आप उग जाती है प्रयोगशाला में, लैब में। क्लेविसेप्स भी इंपॉर्टेंट है। क्लेविसेप्स परपुरिया, इसके कारण बाजरे का इरगट डिजीज होती है। बाजरे में क्या होती है? इरगट डिजीज होने से उसमें लिक्विड भर जाता है। इसमें देखोगे लिक्विड फिल होने से उसके दानों में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाता। इसे इरगट प्राप्त होती है, ड्रग्स प्राप्त होती है। इससे एक नार्कोटिक ड्रग LSD भी प्राप्त होता है। और LSD क्या फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, एक विभ्रामक है, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट देता है। ये हमने पढ़ा भी है, ये NCERT में भी लिखा हुआ है। LSD के बारे में नीट में एग्जाम में भी पूछा गया है, तो यहां से एग्जाम में क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है कि LSD किससे ऑब्टेंट होता है। LSD किससे ऑब्टेंट होता है? क्लेविसेप्स फंजाई से। मार्सिएला, ये भी इंपॉर्टेंट है अगेन, इसे किसकी तरह यूज किया जाता है? ईडिएबल फंजाई, खाने योग्य कवक है मार्सिएला। न्यूरोस्पोरा भी इंपॉर्टेंट है, ये रेड पिंक मोल्ड है, इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो मेंडल ने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो ड्रोसोफिला पे किए थे। ड्रोसोफिला क्या थी? एक फ्रूट फ्लाई थी। उसी तरह से फंजाई के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो कौन सी वाली फंजाई पर? न्यूरोस्पोरा पर, इसलिए इसे प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला। ये देखो, यह पादप जगत में अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए उपयुक्त की जाती है। तो वहां पर थी ड्रोसोफिला और यहां पर है न्यूरोस्पोरा। बिडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग करके अनुवांशिकी में एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, ये क्वेश्चन का पॉइंट है बेटा, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। यहां से बिडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा पर क्या किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मतलब ये बोलते थे कि जो जीन कार्य करती है वो एक पर्टिकुलर एक एंजाइम के प्रेजेंस होने पर करती हैं। इसकी विभिन्न जातियों से पादपों में चूर्णिल आसिता पाउडरी मिडवर्ल्ड रोग हो जाता है। जैसे कि यहां पर गेहूं का चूर्णिल आसिता रोग है, और भी है, ये भी याद रखना।
पेचिजा, इसे कफ फंजाई भी कहते हैं। एंड ट्रफल अगेन इंपॉर्टेंट है, एस्कोमाइसिटिस के कुछ सदस्य ट्रफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रफल कहलाते हैं। ये भी ईडिएबल फंजाई एक। दो क्लासेस पढ़ चुके हैं, फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस। तीसरी क्लास है हमारी बेसिडियोमाइसिटिस। इसको नाम याद रखना है, इसे क्लब फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लब फंजाई। अब इसका जो माइसीलियम है थोड़ा वो क्या शाखित पट्टयुक्त होता है, मतलब सेप्टा होते हैं। ये मृदा में लट्ठे मतलब लकड़ी के बंडल तथा वृक्षों के टूठों पर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। याद रखना ये क्या है? परजीवी। बेसिडियोमाइसिटिस में पाए जाने वाले पट्ट विशेष प्रकार के होते हैं, जिसे डोल छिद्र पट्ट या डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलीपोर सेप्टम। कैसे होते हैं? ये देखिए, ये ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं बेटा। ये रहे, ये पट्ट हैं, ये तो पट हैं और ये छिद्र होते हैं। इन्हें क्लम्प कनेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लम्प कनेक्शन। तो हमने इनको क्या बोला है? डोलीपोर छिद्र। प्रत्येक सेप्टा के मध्य एक बड़ा छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र की दीवार में बाउंड्री दोनों तरफ फैली हुई होती है। इस दीवार पर के दोनों तरफ फैले होने से यह सेप्टम ढोलकाकार हो जाते हैं। इसे ढोलक छिद्र पट्टी या डोलीपोर सेप्टम भी कहते हैं। क्लम्प कनेक्शन अभी बताया मैंने आप लोगों को। दो समवर्ती कोशिकाएं एक दूसरे से एक नलिकाकार संबंध में बनी रहती हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है। ये देखो यहां पर ये है, ये क्लम्प कनेक्शन है, ये क्लम्प कनेक्शन है। इससे ये न्यूक्लियस कहां चला जा सकता है? यहां जा सकता है। और ये न्यूक्लियस कहां जा सकता है? इससे यहां जा सकता है। इसको बोलते हैं क्लम्प कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? क्लम्प कनेक्शन। तो यही पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को। जिससे दूसरी कोशिका डाइकैरियोटिक, दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, और क्लम्प कनेक्शन एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक बनाने में काम आता है। क्लम्प कनेक्शन न्यूक्लियस को ट्रांसफर करने के काम आता है। लैंगिक जनन सोमेटोगेमी द्वारा होता है। और कैसी होती है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूस्टिलेगो, एगेरिकस, पॉलीपोरस एंड लाइकोपेड्रॉन। ये देखिए, दो माइसीलियम एक दूसरे के पास आते हैं। इसमें सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी से दोनों न्यूक्लियस तो अलग अलग हैं, लेकिन सेल एक की हो गई है। अब यहाँ पर हर किसी में कैसे हुआ है? ये कैसे हर किसी में डबल न्यूक्लियस हुए, इसको समझना। ये जो न्यूक्लियस हैं ये समसूत्री विभाजन करके अपना अमाउंट डबल कर लेते हैं। तो ये कैसे? ये न्यूक्लियस यहां से निकलकर यहां चले जाएंगे तो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। एक न्यूक्लियस यहां आ जाएगा तो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो इसमें से कम हो गए ना, इसमें से क्या हो जाएंगे? यहाँ पर न्यूक्लियस कम हो जाएंगे, यहाँ पर दो ही न्यूक्लियस रह जाएंगे। ये 2 से 4 होंगे और एक न्यूक्लियस को इधर, एक न्यूक्लियस को इधर भेजेंगे। तो सब में क्या हो गए? 2-2 न्यूक्लियस, 1-2 1-2 1-2, 2-2 न्यूक्लियस हो गए। अब इनके ऊपर स्ट्रक्चर बनती है कौन सी वाली? बेसिडियम। ये बेसिडियम निकलती है बाहर की ओर, ये बेसिडियम बाहर की ओर निकलती है। अभी तक भी जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं हुए हैं। अब ये न्यूक्लियस ऊपर चले जाते हैं, अब इनका फ्यूजन होता है, दिस इज कॉल्ड ए कैरियोगेमी। इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। और ऊपर निकलते हैं, इनके ऊपर क्या निकलते हैं? बेसिडियम निकलते हैं और इसमें बनते हैं बेसिडियोस्पोर। ये देखो, ये क्या बन रहे हैं? इसमें बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। ये बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं 4। तो यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं वो एक्सोजीनस बनते हैं, मतलब बाहर की ओर बनते हैं। तो एक्सोजीनस होता है इसमें बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन। जब इनके चारों तरफ भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो इनका बेसिडियोकार्प फट जाता है और ये बेसिडियोस्पोर बाहर निकलकर जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नया माइसीलियम बना लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें है रस्ट फंजाई, पक्सिनिया इंपॉर्टेंट है। पक्सिनिया अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। देखो, पक्सिनिया की 3 अलग अलग जातियां गेहूं में रस्ट किट जिसको बोलते हैं रोग पैदा करती हैं। पक्सिनिया ग्रेमिस ब्लेक और स्टेम रस्ट करती हैं। कौन सी डिजीज करती हैं? ब्लेक और स्टेम रस्ट करती है पक्सिनिया ग्रेमिनिस। पक्सिनिया एक भिन्नाश्रयी मतलब हेट्रोसियस है, फंजाई है, अर्थात यह अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। 2 प्रकार के होस्ट, बीट एंड बार्ली। गेहूं इसका प्राइमरी होस्ट है और बार्ली इसका क्या है? सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेट होस्ट है। पक्सिनिया का लाइफ साइकिल रस्ट साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट पफ बॉल, ये मृतोपजीवी कवक है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगती है और फलन काय को छोड़ने पर यह फट जाती है, बाहर फट जाती है, बिखर जाती है। काले रंग के पाउडर के स्पोर बनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मशरूम, छत्रक, खाद्य और गुदेदार कवक, एडिबल फंजाई
मशरूम कहलाती हैं। ये सबसे स्वादिष्ट मशरूम तो यहाँ पर एगेरिकस बाइबिस्पोरस है, और सबसे विषैली, ये याद रखना, सबसे विषैली है यहाँ पर एमेंटिया म्यूसिकेरिया। विषैली और जहरीली मशरूम को टोड स्टूल कहते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है। इसे क्या बोलते हैं? टोड स्टूल। जहरीली मशरूम को टोड स्टूल कहा जाता है। स्मट फंजाई, ये भी एनसीईआरटी का ही है। इसमें एग्जाम्पल स्मट फंजाई, यह पौधे पर स्मट कंदुआ कंड रोग उत्पन्न करती है और फसली पादपों के बीजों को संक्रमित करता है। यूस्टिलिगो न्यूडा ट्रिटिकाई, ये अगेन लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं में करता है, और यह रोग संक्रमित पुष्पों व बीजों से फैलता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं में ढीलाखंड रोग। ड्यूटेरोमाइसिटीज, लास्ट क्लास से बेटा इसके क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? इसमें लैंगिक जन्म नहीं होता। इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इस क्लास में की कवक की परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। इस क्लास में ऐसी फंजाई सम्मिलित की जाती है जिसमें लैंगिक जनन या तो अनुपस्थित हो या अभी तक खोजा नहीं गया हो। इस वर्ग के किसी कवक में लैंगिक जनन यदि खोज लिया जाएगा तो उस कवक को उचित वर्ग में एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल, माइसीलियम कैसा होता है? पट्टीयुक्त और साकित होता है। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः किसके थ्रू होता है? कोनिडिया के द्वारा। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर खनिज पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, वहां पढ़ा था हम लोगों ने बायोलॉजिकल एजेंट में, माइक्रोब्स एनवायरनमेंट वेलफेयर चैप्टर में पढ़ा इसको, साइक्लोस्पोरिन ए। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सम्मिलित कवकों के द्वारा पादपों में कई रोग होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अल्टरनेरिया सोलिनाई के थ्रू क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अगेती अंगमारी रोग, वहां पढ़ा था पछेती, यह है अगेती, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सैक्रोस्पोरा पर्सोनेटा टिक्का डिजीज से होती है, ग्राउंडनट में, मूंगफली में। कोलिट्राइकम फैकल्टम रेड रोट ऑफ शुगर कैन, कोलिट्राइकम के थ्रू क्या होता है? रेड रोट ऑफ शुगर केन होता है। हेलमिंथोस्पोरम ओराइजा लीफ स्पॉट ऑफ राइज, गेहूं चावल के जो पत्तियां हैं उसमें लाइनिंग बन जाती, स्पॉट बन जाते हैं। लीफ स्पॉट ऑफ राइज, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। लीफ स्पॉट ऑफ राइज, यह रोग बंगाल के अकाल का कारण है। इसके कारण जो चावल में प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं, चावल का अमाउंट जो बनना चाहिए था, प्रोडक्शन बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया, जिसके कारण बंगाल का क्या आ गया? अकाल आ गया। किसके कारण? लीफ स्पॉट ऑफ राइज। किसके थ्रू होता है लीफ स्पॉट ऑफ राइज? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा फंजाई के थ्रू। यहां तक आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ फंजाई, और बहुत फास्ट मैंने पढ़ाया है क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनने होंगे वो स्लाइड से बन जाएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2। लेकिन इसमें एक बेटा बात बता दें आप लोगों को, आपने यहाँ पर एक टॉपिक और पढ़ा है लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं? शैवाल और कवक दोनों साथ में रहते हैं तो इसे लाइकेन बोलते हैं। शैवाल तो बनाता है क्या? भोजन, और कवक उसके साथ में रहता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम तो कौन करता है? शैवाल, और शेल्टर प्रोवाइड करता है कौन? कवक। अब लाइकेन वहां ग्रो करती है जहां पॉल्यूशन कम होता है, तो पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करती है स्पेशली, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। थैंक यू सो मच।